दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं बड़ा रोचक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मेरी एक फितरत या तो मेरी प्रकृति जो है जन्मजात वो कुछ ऐसी है कि वो सब चीजें जो कि अकल हैं, जो गूढ़ हैं, मुझे बड़ी रुचि रहती है उसमें। कुछ अगर मैं जानकारी पा सकूं या तो मैं कुछ ज्ञान पा लूं या तो मैं कुछ समझ लूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी और उसमें जो हम जिसको ऑकल्ट कहते हैं या जो गूढ़ विद्याएं कहते हैं, विद्याएं कहें, साइंस कहें, जो भी कहना चाहे, लेकिन हमारी परंपरा में वो सब चीजें जो है वो बहुत महत्व रखती है। चाहे वो ज्योतिष विद्या हो या फिर वो वास्तुशास्त्र की विद्या हो। मैं तो उसको ऐसे ही देखता हूँ। आज हम जो है ना वास्तु शास्त्र पे बात करने वाले हैं। आपको लगेगा कि मयूर भाई ये क्या लेके आ गए। ये ऐसा है कि देखिए, अगर आपका विश्वास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है। पर मैं ये सोच रखता हूं कि हमेशा हम हमको हमको मतलब हम जो मनुष्य जात हैं सबको, हमारे मस्तिष्क जो है ना, ये हमारा, इसमें एक हमारा दिमाग रहता है और मन भी है। यहाँ पे कहते हैं मन और मस्तिष्क जो है उसके खिड़की दरवाजे जो है हमेशा खुले रखने चाहिए। कभी भी किसी चीज को जो है पकड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए। पता नहीं, हो सकता है कोई नई चीज, नई जानकारी हमको मिले जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था। तो बंद अगर पानी भी हो तो वो भी खराब हो जाता है। तो फिर ये तो दिमाग है और मन है, अगर वो भी बंद रहा तो उसमें भी सड़न पैदा हो जाएगी। तो फिर माने न माने अलग बात है, लेकिन उसको सुनने की कम से कम हमारी एक सहजता होनी चाहिए कि अब सुन तो ले क्या हो रहा है। तो आज एक तो वास्तु शास्त्र में बात करने वाला हूँ। प्रस्तावना थोड़ी शायद आपको लंबी लगेगी आज, क्योंकि होने वाली है, तो अभी से मैं आगाह कर रहा हूँ। क्योंकि जिस सज्जन से मैं आपको आज इस क्षेत्र में, इस विषय में, इस विद्या में, जो बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ देश में नहीं दुनिया में है, ऐसे एक सज्जन है हमारे देश के, है ना, उज्जैन जो महाकाल का धाम है वहीं से आते हैं, कुलदीप सलूजा साहब। मैं उनसे आपकी आज मुलाकात करने वाला हूँ। देश और दुनिया के बहुत बड़े जाने माने वास्तुशास्त्री हैं। तो वो और हम मिलकर जो है आपके लिए कुछ चर्चा करने वाले हैं जो बड़ी रोचक होने वाली है। पर उससे पहले मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं कुलदीप सलूजा साहब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर वो छोटा इंट्रोडक्शन आपको अगर थोड़ा बड़ा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने काम इतने किए हैं। सलूजा साहब जो हैं, उन्होंने, अगर मैं उनकी बात कहूं, उनके अगर एकेडमिक्स की बात करूं, तो वो बीएससी किया हुआ है। उन्होंने फिर एमए किया हुआ है, फिर एलएलबी किया हुआ है। मतलब कि अगर चाहे तो वकालत भी कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, अलग बात है, ठीक है। फेंग शुई जो एक और बड़ी गूढ़ विद्या है, उसके विशेष अध्ययन के लिए वो चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, मलेशिया आदि देशों की कई यात्रा कर चुके हैं। मैंने उनका पूरा बायोडाटा खोल के रखा हुआ है ताकि मुझसे कोई चूक ना हो जाए। पिरामिड पर रिसर्च किया है उन्होंने, और उसको करने के लिए विशेष रूप से वो इजिप्ट और मेक्सिको की उन्होंने यात्राएं की है। मतलब बैठे बैठे सिर्फ पुस्तक चाट कर ज्ञान हासिल नहीं किया उन्होंने। वो जाते हैं, वो परिश्रम करते हैं, ठीक है। इजिप्ट के में जो स्थित जो गीजा का बहुत प्रसिद्ध वो जो पिरामिड है, वो 3 पिरामिडों के साथ उन्होंने 20 साल से अधिक पिरामिडों का अध्ययन किया। और मेक्सिको का जो एक बड़ा उच्चारण करने में मुझे बड़ी तकलीफ होगी, तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्हीं से पूछने की जब उनसे मुखातिब होंगे तो कि उसका नाम क्या, सही उच्चारण क्या हो सकता है। तो मेक्सिको का बड़ा प्रसिद्ध है एक शहर, उसमें स्थित एक सूर्य और चंद्र का पिरामिड है, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। और आपके शोध को, मतलब कि हमारे जो मेहमान आने वाले हैं अभी, उनकी शोध को डायमंड पॉकेट बुक्स दिल्ली द्वारा पिरामिड वास्तु सिर्फ धोखा इस नाम के पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। जो आज वास्तु विषय पर देश की चर्चित पुस्तकों में से एक है, ये भी बता दूं मैं आपको। इस पुस्तक में हमारे जो सलूजा साहब है, उन्होंने पिरामिड वास्तु के नाम पर की जा रही धोखेबाजी की जानकारी देते हुए पिरामिड की सच्चाई को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये भी आपको समझना चाहिए। और उन्होंने नौकरी भी की है, वो भी सरकारी क्षेत्र में की है। तो उन्होंने जो है भारतीय खाद्य निगम में और 9 वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी वो कार्यरत रहे, ठीक है। उनका अपना व्यवसाय है, बहुत बढ़िया चलता है।
तो उज्जैन के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान बिल्लू एंड बिल्लू फर्नीचर वर्ल्ड, वो उनके उनका जो अनेक व्यवसाय उनमें से एक है उनका। फिर आरटीडी फर्नीचर वर्ल्ड जो है वो भी वो चलाते हैं। आरटीडी इंडस्ट्री एवं टीआरडी इंडस्ट्री के भी वो संचालक हैं, ठीक है। फिर एक वो अपना ये जो उनका जो रुचि का रस का विषय जहां पे काम करके उनको इतनी ख्याति विख्याति और सुख्याति मिली है, प्रख्याति मिली है, वो है वास्तुशास्त्र। तो उनकी वो इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं, वो संचालक हैं द नेबुला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइंटिफिक वास्तु, जो उज्जैन स्थित है, ठीक है। अनुभव की बात कर ले भाई साहब उनके, तो 35 सालों से सलूजा साहब जो है वास्तु एवं ज्योतिष परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है, ठीक है। देश और विदेश में जो परामर्शदाता के रूप में वो जो है अपने अपने गहन अध्ययन से अर्जित वास्तु के उनके अमूल्य ज्ञान को 62 कंट्रीज, मान लीजिए 65 से अधिक देशों की यात्रा उन्होंने की है, परामर्श दिया है वहां जाकर, और कई देश में कई बार, विशेष तौर पर यूएई जो है, मैं अब तक वो 68 बार जा चुके। मतलब कि शेख साहब जितने भी हैं वो सब इनको मानते हैं। अब इस्लाम में तो इस चीज का वैसे देखा जाए तो कोई स्वीकृति नहीं है जहां तक मेरी समझ, लेकिन वहां वो गए हैं और उन्होंने 68 बार यात्रा की है, ठीक है। लेखक के रूप में भी अगर कहें तो अभी तक वैज्ञानिक जानकारी के से परिपूर्ण वास्तु एवं फेंग शुई की 22 किताबें इन्होंने लिखी है। उसके साथ साथ अन्य विषयों पर भी लिखा है। वो कुल मिला के भाई साहब और बहन जी, उन्होंने कुल मिला के 284 किताबें भारत में प्रसिद्ध प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित उनकी किताबें की गई, ठीक है। और अगर स्तंभकार के रूप में, कॉलमिस्ट के रूप में अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है अभी तक वास्तु से संबंधित 380 से ज्यादा आलेख जो हैं लिखे हैं, जो कि भारत के 60 से भी अधिक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र या पत्रिकाओं में प्रकाशित वो होते रहते हैं। अभी भी वो सिलसिला जारी है, ठीक है। और सलूजा साहब ने जो लेख लिखे हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू एवं बांग्ला भाषा में वो प्रकाशित होते रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रेंच भाषा में मार्सिस का जो अखबार है द वीकेंड, उसमें भी वो प्रकाशित हुए हैं और वो होते रहते हैं। अब इतना जिस व्यक्ति का इतना रीच आज उनसे मुझे करने का सौभाग्य मिला है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। सर 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ बात करने का जो हमको मौका मिल रहा है, तो ये हम हमारा सद्भाग्य समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज वक्त निकाला। तो प्रस्तावना में 8 मिनट गई है, लेकिन वो जरूरी था, क्योंकि दर्शक वैसे तो आपको जानते हैं बहुत सारे, आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल चलता है और आपकी वास्तुशास्त्री के तौर पर बहुत बड़ी एक लोकप्रियता है, आपकी ख्याति है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए तो मुझे सविस्तार से आपके बारे में लोगों को बताना ये बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने समय लिया। आपका 4 PM भी बहुत लोकप्रिय भाई, मैं काफी समय से उसको सुनता हूँ, अच्छा लगता है। आप लोगों को सुनता हूँ, अच्छा लगता है। और आपके बाकी जो स्टेट चैनल्स हैं, गुजरात 4 PM, गुजरात, महाराष्ट्र, सब अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और ठीक, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़ने का मौका मुझे मिल रहा है। कहिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैंने आपका एक आलेख पढ़ा, मुझे बड़ी रुचि हुई उसमें, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया उसमें। आपने नई जो संसद है, सेंट्रल विस्टा वाली जो नई संसद है, जी हाँ, जी हाँ, बहुत डिटेल में एक आर्टिकल लिखा हुआ है। हाँ जी। तो वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा आज तो उसी पर बात करनी है आपसे, ठीक है। आपने कहा है कि इसमें बहुत बड़े दर्जे के वास्तु दोष हैं इस संसद में, जो नई, जी हाँ, जी हाँ, डिटेल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ही डिटेल में दर्शकों को बताएं कि ये जो नई संसद है इसमें क्या क्या वास्तु दोष है और उस वास्तु। अच्छा, पहले तो मैं ये आपसे विनती करूंगा, अगर संक्षिप्त में शुरुआत में पहले अगर वास्तु के बारे में आप दर्शकों को बताते कि वास्तु शास्त्र है क्या, फिर हम संसद पे जाते हैं। देखिए, कोई भी एक कंपाउंड वॉल या एक कोई घर जिसमें कंपाउंड वॉल हो ना भी हो, वो एक वास्तु होता अपने आप में। अच्छा। कोई प्लाट है, उस पर घर बना है तो वो अपना वास्तु है ना। तो और उसकी बनावट जैसी रहेगी, उसका प्रभाव जो लोग वहां रहेंगे उन पर उसका पड़ेगा।
यानी कि आप किसी घर की बनावट देख के, किसी दुकान की बनावट देख के, माल की, शहर की आइडिया लगा सकते हैं कि ये यहाँ कैसा क्या चल रहा होगा। घर देख के अच्छा। आपको आइडिया लग जाएगा कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, रिलेशनशिप कैसे हैं। जिस तरह ब्लड रिपोर्ट देख के डॉक्टर बता सकता है, हम कोई घर देखकर बता सकते हैं इस घर में क्या हो रहा है। तो अच्छा। वास्तु जो है, किसी भी एक एक कंपाउंड, एक मतलब एक प्रेमाइसेस जो जी। इंडिपेंडेंट, वो एक जी। वास्तु कहलाता है। तो सर ये फिर तो सवाल ये होता है कि अब देश में जिस तरह से फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है तो 10 माले, 20 माले, 25 माले, 50 माला के फ्लैट होता है। अब जी हाँ। इसमें तो हवा में लटका हुआ है पूरा मामला, उसमें क्या होगा वास्तु का? हाँ, उसमें भी ऐसा है कि जिस तरीके से हम बोलते हैं कि 2 मकान हैं, हम जी। दोनों मकानों में सड़क से होके अपने घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे मकान में सड़क से होके उस दूसरे घर में जाते हैं, तो 2 वास्तु हो गए। अंदर से जुड़े जी। हुए नहीं है। अंदर से जुड़े होंगे तो एक वास्तु माना जाएगा। ठीक अब है। यहाँ सड़क सार्वजनिक हो गई। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत से जब लोग रहते हैं, उस स्थिति में जो उसका लॉबी और जो कॉरिडोर होता है, वो सड़क की तरह व्यवहार करने लगती है। अच्छा। अब यहाँ पर अब जो इंडिपेंडेंट फ्लैट है, यानी वो अपने घर में दरवाजे से घुसा और उसका जो घर है, वो उसका एक इंडिपेंडेंट वास्तु हो गया। मेरी जो किताब है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, जी। उसमें पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कैसे वास्तु देखा जाता है। उसमें जो लॉबी है वो सड़क की तरह व्यवहार करती है, जो लिफ्ट है, जो आपकी सीढ़ियां हैं, जो है ना, तो ये सब, वो जो कॉरिडोर होता है, ये सब सार्वजनिक हो जाता है। अब यहाँ पर जी। जो फ्लैट है वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट फ्लैट हो जाता है। फिर हम उसका वास्तु करते हैं और बिल्कुल सामान्य तो रिजल्ट ऐसे ही मिलते हैं जो हम किसी इंडिपेंडेंट हाउस जो जमीन पे बना होता है उस पर करते हैं। मैंने तो सर उसमें मैं कईयों को घर दिलवाता हूँ, कईयों को मैंने सैकड़ों लोगों को फ्लैट दिलवा दिए अभी तक। प्रभु कृपा से सब सुखी है। पर सर उसमें तो ये होता है ना कि वो तो एक हद से ज्यादा स्ट्रक्चरल कोई आप बदलाव तो कर नहीं पाएंगे उसमें। उस केस में बिल्कुल दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब देखते हैं तो आजकल क्या हो गया कि छोटे से फ्लैट में 2-3 टॉयलेट बन जाते हैं, तो उसके लिए उनको हवा, रोशनी, पानी के लिए बहुत सारे कट दे देते हैं। कोई कोना आगे निकाल दिया, कोई दबा दिया, इससे वास्तु बहुत बिगड़ जाता है। इसलिए वहां रहने वाले परेशान रहते हैं। मुझे दिक्कत आती है किसी को 2-3 बेडरूम का फ्लैट भी लेना हो ना, 3 BHK, 2 BHK, तो जी। 5-25 प्लान आते, तब कोई जाके ऐसा पसंद आता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो अच्छा। रिजेक्ट करना पड़ते हैं, मतलब वो भेजते रहते हो, मैं रिजेक्ट, भाई ये भी नहीं, इसमें ये गलती है। को कुछ हम बेसिक बातें देखते हैं। देखिए, जी। 100% वास्तु वाला मकान बन नहीं सकता है, पर मैं देखता हूँ 3 चीजें महत्वपूर्ण। जैसे जिंदा रहने के लिए हार्ट, लंग, लीवर, ये तीनों जी। ठीक हो तो ठीक है। पर जी। आपका जो कान में खराबी है तो आप ईयरफोन लगा लेंगे, दांत पे तो नकली दांत लगा लेंगे, आंखें जी। कमजोर चश्मा लगा लेंगे, पैर में जी। तकलीफ है तो मतलब वो ले लेंगे, अब बैसाखी ले लेंगे। पर जी। उसी प्रकार अब ये जो है हार्ट, लंग, लीवर, ये खराब है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वैसे हम देखते हैं किसी का घर लेते वक्त हम 3 चीजें देखता हूं। पहली बात, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक रहना चाहिए। जी। परिवार में और परिवार के बाहर उसके संबंध ठीक होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, कलह नहीं जी। होनी चाहिए। 2, जी। और मान सम्मान की जिंदगी होना चाहिए। जी। बिल्कुल। मतलब एक अच्छी जिंदगी, सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना चाहिए। ये 3 चीजें हम देखते हैं। जी। पैसा है तो उसकी 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी। बिल्कुल। ठीक है ना? जी। इज्जत है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और विवाद नहीं है, घर में प्रेम है, कलह नहीं है, विवाद नहीं है लोगों से, घर के अंदर, घर के बाहर वालों से। पर जीवन में बेसिक 3 चीज हम देखते हैं। ये 3 चीज में से कोई भी एक चीज कम है, हमें दिख जाता है कि भाई ये तो यहाँ इसके घर में ये होगा। यदि किसी घर में विवाद है इसका, तो उसका अग्नि कौन खराब है, तो वो देख लेते हैं हम। उसके बाद हम तय करते हैं कि जो पसंद आता है वो दिलवाते हैं। इसलिए जो मेरे क्लाइंट है, कहीं तो ऐसे भी है जिनको 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, वो कभी धीरे धीरे भेजते रहते हैं। और जी। जी। भेजने के बाद फिर मतलब नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मिल जाता है, ऐसा नहीं। और कोई किस्मत वाले होते हैं 2-4 प्लान ही भेजते और उसको सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है यार ये ले लो। जी। तो अच्छा, इस इससे तरीके से जुड़ा उसमें एक और। दिक्कत आती है। और इंडिपेंडेंट हाउस में क्या है कि जो बनवाते वक्त तो आप यदि वास्तु से बनवा ले ठीक है, नहीं तो ज्यादातर मकान गलत ही बनते हैं आजकल। आर्किटेक्ट देखिए, एक अच्छा आर्किटेक्ट बहुत अच्छा मकान बना सकता है कि भूकंप आए मकान गिरेगा नहीं। एक जी। इंटीरियर वाला बहुत अच्छा इंटीरियर कर सकता है कि वो लोग बोले वाह वाह क्या मजा आ गया। पर इनमें से कोई भी गारंटी नहीं दे सकता उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग में रहने वाले सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहाँ कोई जी। दुकान है वो चलेगी कि नहीं चलेगी,
कोई इंडस्ट्री हो चलेगी कि नहीं चलेगी, कोई माल है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो एक वास्तु वाला बता सकता है कि यहाँ जाके रहने पर आपका जीवन सुखी रहेगा, आप संपन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, जीवन सरल होगा। पहली बात। एक और बात है, ये नहीं होगा कि किसी झोपड़े का वास्तु कर देंगे तो वो कोई करोड़पति बन जाएगा। उसके हिसाब से उसका जीवन सरल हो जाएगा, धीरे धीरे तरक्की करते करते उसके बच्चे, वो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी, वो बेहतर जिंदगी की ओर जाते जाएंगे। जी वास्तु जी जीवन को सरल करता है, ये बात जी ध्यान रखिएगा। सरलता मतलब उसमें पैसा भी आता है, सम्मान भी आता है और सुकून भी आता है। बिल्कुल। अब एक और सवाल जो बहुत सारे शायद हमारे दर्शक भी उससे काफी हम्म, जुड़ जाएंगे इस सवाल से। हाँ जी। अब जी देश में देखिए अपना खुद का मकान होना बहुत बड़ा एक वो एक सपना होता है। जी बहुत सारे लोग जो है करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो या तो भाड़े के मकान में रेंटेड हाउस में रहते हैं, हम्म, या तो अब तो ये चलन है बड़े शहरों में कि लोग पीजी में बेचारे रहते हैं, एक रूम में तीन हाँ जी। तीन चार हाँ चार जी। लोग रहते हैं। जी तो जो जी लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं वो तो वो हम्म, मकान मालिक की मर्जी के ऊपर है, तो उसमें तो कुछ वो कर भी नहीं सकते। तो उनको तो जो वास्तु मिला है उसी में रहना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, उसको मिला नहीं है, उसने वो लिया है। जी ठीक है। जैसा आपका भाग्य वैसा आपका वास्तु। ये ध्यान रखिए, कोई वास्तु वाला किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ये बड़ी बात कह दी आपने। देखिए, जैसे आयु परमात्मा बढ़ाता है, डॉक्टर नहीं बढ़ाता है। जी पर जिसके भाग में आयु बाकी है, उसका डॉक्टर इलाज कर देता है। ठीक है। ठीक, अब यहां यह हुआ कि इस व्यक्ति का डॉक्टर ये आदमी रहेगा और ये इसका इलाज करेगा, इसकी आयु बढ़ेगा, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसकी उम्र बाकी है, इसका ऑपरेशन हो जाएगा, ये अभी 20 साल और जिएगा, ये आदमी इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो डॉक्टर माध्यम बना, जी परमात्मा ने उसकी आयु बढ़ा रखी है। ये डॉक्टर आयु बढ़ा सकता, अपने माँ बाप की बढ़ाता पहले। जी जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? एक बिल्कुल। उसी प्रकार हम उसी का वास्तु कर पाते हैं, या वो बात हमारी बात मान के सबर करता, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक प्लान भेजता रहता है, मौका आने पर मकान तो फटाफट बन जाते हैं कि नहीं मुझे इनसे बन लेना है, तो ये उसके भाग्य में लिखा होगा तो करवा पाएगा। हम्म, ठीक है ना? उसके भाग्य में होगा तो, मैं उनका भाग्य नहीं बदल, उनके भाग्य में वो समय आया है और मैं माध्यम बनाऊं उनको मकान दिलवाने के लिए, मकान बनवाने के लिए, फ्लैट जी दिलवाने के लिए मैं माध्यम हूं। पर हाँ, एक बात तय है, हम्म, अच्छे वास्तु में रहने वाले का जीवन सुखी रहता है, ये तय बात है। और आपने अपने घर में दोष है तो निश्चित आपके घर में वास्तु दोष है। पर जैसा आपका भाग्य वैसा वास्तु। अब आप कष्ट में रह रहे हैं और आपने जी मेरी बात मान के परिवर्तन कर लिया, तो जी निश्चित मुझे लगा कि हाँ सुधार पॉसिबल, कई जगह पॉसिबल भी नहीं होता है। भाई एक घर है, घर के आगे एक ऐसी सड़क आगे टकरा रही है, कोई बहुत बड़ा वास्तु है, तो मैं सड़क भी नहीं हटा सकता, मकान भी नहीं हटा सकता। जी पर ऐसा वास्तु जो घर की बनावट में है, जो मेरे हाथ में है, बिना तोड़फोड़ के वास्तु ठीक नहीं होता। ये ध्यान जी रखिएगा। जी जी यानी जी जो बोलते, वास्तु दोष होने पर किसी प्रकार का उपाय, यंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ, कुछ लगाना कुछ गाड़ना, पिरामिड षड्यंत्र, सब समय और पैसा बर्बाद करने की बातें हैं। यदि किसी अच्छा मंदिर का वास्तु ठीक नहीं हो तो वहां लोग दर्शन करने नहीं आते, लोग चढ़ावा नहीं चढ़ाते, मन्नत नहीं मांगते, यह तय बात है। मेरी जो किताब है, एक हम्म, धार्मिक ऐतिहासिक, उस पर मेरी किताब है पूरी। उसमें जो है, जी उसमें मैंने कैलाश मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े बड़े मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, सबका वास्तु विश्लेषण किया है, जिसमें शिरडीवाल का भी है, तिरुपति बालाजी का भी है, सिद्धि विनायक का भी है, जामा मस्जिद भी, अजमेर शरीफ भी है, जी ननकाना साहब भी है, सब धार्मिक स्थलों का, जैन तीर्थों का भी है। मैंने पूरी किताब है इसके ऊपर मेरी, जी तो जी मैंने जी बताया है। तो वहां भी यदि वास्तु दोष है तो वहां समस्या वहां भी चल रही है, उन मंदिरों में भी चल रही है जहां भगवान बैठे हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं पूछूं फिर अपने आज के मेन सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। हाँ जी, एक सेकंड। वास्तुशास्त्र जो है वो कितना प्राचीन है और उसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को, तो मुझे लगता है कि देखिए जी, हाँ ये तो बहुत प्राचीन, अब प्राचीनता का तो ये बहुत सारी किताबें हैं, पर देखा जाए, प्राचीन तो कहा जब से मकान बने लोगों ने देखा होगा, ये बनावट है तो आदमी सुखी रहता है, ये तो दिक्कत आती है। धीरे धीरे लोग सुधार करते गए अपने मकानों में। तो अब मैं बोल दूं हजारों साल, तो हजारों साल मान लीजिए, सैकड़ों साल मान लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? जी पर जी प्राचीन है, इसमें दो राय नहीं है। और एक और बात है, हमने प्राचीन किताबों को पढ़ के ही सीखा है, समझा है। एक और जी बस ये जरूर अंतर आ गया है कि पुराने जमाने में, देखिए एक बता दूं, एक बहुत बड़ा अंतर आया है। पुराने जमाने में लोग, छोटे कस्बे होते थे, टॉयलेट घर के अंदर नहीं होते थे, लोग जंगल में जाते थे। फिर जी मकान बनने लगे तो घर के अंदर टॉयलेट आ गए, और अब
30-50 के प्लाट में 4-4 टॉयलेट बनते हैं। अब टॉयलेट बनते हैं तो सेप्टिक टैंक बनता है। अब पानी जी की समस्या, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनता है। हर घर में जी बोरिंग होता है। पहले तीनों चीज नहीं होती थी। पहले वो सार्वजनिक मंदिर में जाके जो हुआ होता था जगह पर, जहां भी, वहां जाके पानी भर लाता था। तो जी एक तो ये परिवर्तन आया। तो उसको कैसे सेट करें, कहां पर बोरिंग रखें, कहां पर अंडरग्राउंड टैंक, कहां पर सेप्टिक टैंक, तो ये अनुभव के आधार पर इस तरह करना चाहिए, एक। जी दूसरा, जी जितने शास्त्र लिखे गए उसमें यह रखा गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं। तो डायगोनल प्लॉट जब कोने पे दिशा आ जाती है उसके बारे में जानकारी नहीं, तो उस पर रिसर्च की। प्रभु कृपा से मैंने उस पर काफी रिसर्च करी है, और मेरे जो रिसर्च का अनुभव है 100% परमात्मा कृपा से सही है, एक। इसके बाद बहुत एक बहुत बड़ी बनावट में अंतर आ गया। जो शास्त्र जब लिखे गए थे तो जी आसपास मकान बन, कमरे बनते थे, बीच में आंगन होता था। हाँ बिल्कुल अब आजकल आसपास जगह खाली है और बीच में मकान बन रहा है, आसपास पार्किंग जगह खाली है, गार्डन की जगह, तो बनावटी पूरी उल्टी हो गई। जी बिल्कुल ऐसी स्थिति में अब इसके हिसाब से वास्तु कैसे होगा, उस पर रिसर्च हुई। मैं अकेला नहीं हूं, मैंने भी कईयों से सीखा। मैं मां की पेट से सीख के आया नहीं, तो मैंने अच्छा विद्वानों को पढ़ा। फिर मैंने अपना वर्क करते करते रिसर्च किया, अनुभव किया इतने सालों में, पाया। हम्म, और मैंने महसूस किया कि ये होने से ऐसा होता है। और मेरी जो किताब है उसमें मैंने 2-3 जगह माफी मांगी है कि भाई जी मैंने अपनी किताब में पहले ये लिखा था, पर उस हम्म, वक्त मेरा व्यवहारिक ज्ञान कम और किताबी ज्ञान ज्यादा था। पर जी अब मेरा व्यवहारिक ज्ञान भी ज्यादा हो गया। मैंने महसूस किया ये गलत लिखा है। मेरे अनुभव में यह आया कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। तो मैंने माफी मांगी कई जगह पर, 2-3 बिल्कुल जगह पर, अपनी नई किताब में। बिल्कुल बिल्कुल और वो जिनका सही भी मैंने है उसके पहले काम किया था, सुनिए, उसका जिनका काम को फोन किया कि सर मेरी जी अनुभव में ये आया है, तो आपको वो दिक्कत तो नहीं आ रही? ऐसी दिक्कत आना चाहिए। उन्होंने बोला आ रही है ना, आप इसका परिवर्तन कर लीजिए। वो मेरी गलती नहीं है, ये मेरी नई रिसर्च बता रही है कि ये गलत था, ये ऐसा करना पड़ेगा। जी जी अब सर आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। हाँ मैंने जी। वो आपका वो आलेख पढ़ा, मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और वो है संसद, जो नया संसद भवन बनाया गया है, जिसमें जी। जब से बना है तब से, जब से शुरू हुआ लोकार्पण, मतलब जब से उद्घाटित हुआ तब उसी दिन से लेके उस संसद भवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जो बड़ी अजीब लगती है ना। जैसे जिस हाँ जी। दिन पहली बार जब सब संविधान की कॉपी हाथ में रख के सब गए, तो उस दिन विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसी दिन जो है हमारी जो पहलवान महिला, हमारी जो बहनें जो बैठी थी, उसी दिन एक तरफ संसद का प्रारंभ नई संसद का हो रहा था, और प्रधानमंत्री जी वो जो सेंगुल लेके उसमें जा रहे थे, और वो महिलाओं को घसीट के, बालों से घसीट के, कपड़ों से, मतलब घसीट के उनको ले जाया जाए, तो बड़ी थू थू हो गई सर। उसके बाद फिर वो आप देखिए कि ये रमेश बिधूड़ी नाम के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो जो इतना वाहियात एक बयान दिया, जिसको मैं तो कभी बोल भी नहीं सकता। एक दानिश अली जो है, उनको लेकर, उनकी जाति को लेकर और उनके धर्म को लेकर पता नहीं क्या क्या कह दिया, वो बड़े शर्मसार हुए। अभी 2-3 दिन पहले वो बच्चे जो है वो उसमें कूद गए, और वो उन्होंने वो स्मोक बम जो है जला के एक तरह से अपना बेरोजगारी और बाकी सब चीजों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। आपके मैं पढ़ रहा था, बड़ा बड़ा विद्वतापूर्ण आपका आलेख है, तो मैंने कहा आप ही से पूछूं कि आप कह रहे हैं कि इसमें दोष हैं, क्या क्या दोष है, क्या हाँ जी। संसद में, अगर आप देखिए, विस्तार से बता सको हाँ, तो, बताता कि संसद जो नया भवन बना है वो अगर क्षति वास्तु के हिसाब से दोषग्रस्त है, तो क्या क्या दोष है, और उन हूँ। दोषों के कारण आगे हम क्या क्या देख सकते हैं अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, ऐसा है कि ये जो नया संसद भवन है, ये जी जाने माने आर्किटेक्ट, विद्वान आर्किटेक्ट हैं, विमल पटेल जी, उन्होंने बनाया है ये संसद। हमारे अहमदाबाद के ही ठीक है हैं ना? ये, अहमदाबाद के हैं। हाँ जी, अहमदाबाद के ही हैं। और उन्होंने अहमदाबाद के रिवर फ्रंट भी बनाया है, काशी विश्वनाथ भी उन्होंने बनाया, बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं इस तरीके से वो। तो जी संसद जी और सेंट्रल विस्टा पूरा वही कर रहे हैं ये। और हम्म, एक बात जरूर है कि उन्होंने जो बनाया, तो उन्होंने इस संसद के बारे में जो अपनी राय दी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। यानी उन्होंने बोला कि जो उन्होंने डिजाइन बनाई है त्रिभुजाकार श्री यंत्र और त्रिदेव के आधार पर बनी है। उन्होंने त्रिभुजाकार, कहा कि नई श्री यंत्र और त्रिदेव के आधार पर बनी है त्रिभुजाकार। जी ये त्रिभुजाकार का संसद बना है। अब वो जी उसके लिए लिखते क्या है कि उन्होंने कहा कि नई संसद भवन शिव शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। अब वो अच्छा इंग्लिश में कुछ जो है, विमल पटेल द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट एक्सप्लेन व्हाई द शेप इज ट्रायंगल।
he says is based on the triangle in Sri Yantra and Tridev. ठीक है। The Sri Yantra consists the 9 interblocking triangles, 4 upwards, one which represents Shiva, and 5 downwards, one represents Shakti. इसका The central इसका हिंदी करते नहीं, यही बस हिंदी है कि उन्होंने बोला कि छोके कि उन्होंने बताया कि ये जो है ना श्री यंत्र और त्रिदेव का जो एक वो उसके बेस पर बनाया मैंने ये, और ये जो है इसमें जो यंत्र कंसिस्ट जो नो इंटर ब्लॉकिंग इसके अंदर हैं, जो 4 अपवर्ड से और 5 डाउनवर्ड इसमें शो किए गए हैं। जो अपवर्ड से वो शिवा है और जो डाउनवर्ड से वो शक्ति है, और सेंट्रल पार्ट जो बीच में लुक है इस शेप इज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो सेंट्रल जो पार्क जो ट्रायंगुलर बना वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ठीक है ना। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिप्रेजेंट शिव शक्ति डिवाइन यूनियन ऑफ क्रिएशन, और ये जो है शिव शक्ति की जो क्रिएशन मानी जाएगी ये। और क्राउन जो इसका दिख रहा है ये कश्मीर है। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज कॉल कश्मीर भूमि इज द शिवा इन शक्ति। तो ये उन्होंने तर्क दिया इसके लिए, और यदि आप देखें तो ये है वो ये कि उन्होंने बनाया इस तरीके से कि ये ट्रायंगुलर इस तरीके से है ये आर्टिकल मेरा। तो ये पूरी तरह गलत बात है, ठीक है ना। देखिए ऐसा है कि अब उन्होंने जो बना दिया उसको मतलब जस्टिफाई करने के लिए, ठीक उन्होंने हो सकता है उन्होंने ये सोच के बनाया हो, मैं ये नहीं बोलता हूं, पर ये अब जैसा होता क्या है कि ये जो विश्व की सभी सभ्यताओं में धार्मिक प्रतीकों के प्रति बड़ी आस्था रहती है, ठीक है ना। जैसे हमारे भारतवर्ष में स्वास्तिक, ओम, पंचगोलक हाथ, 786, एक ओंकार इत्यादि धार्मिक प्रतीक है बहुत सारे, ठीक है ना। और इसी प्रकार के यंत्र हैं जैसे लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, काली यंत्र, सूर्य यंत्र इत्यादि। उनमें हमारी आस्था है, श्रद्धा है, गहरी आस्था है। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया की प्रत्येक धर्म ईश्वर किसी न किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं, आस्था रखना सिखाते हैं, ठीक है। तो पटेल के अनुसार जो त्रिकोण आकार है ये विभिन्न धर्मों में एक पवित्र ज्योतिमय आकृति होती है। तो देखिए मैंने विमल पटेल जी का 2.25 घंटे का यूट्यूब पे इंटरव्यू हैगा, जब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये संसद में कहां पर क्या बनेगा, कैसे बनेगा। मैंने 2-3 बार देखा उसको आराम से, क्योंकि मैं पार्लियामेंट तो गया नहीं, पर ठीक है इससे आइडिया लग जाता है, जितने में सब आइडिया लग जाता है। तो देखा जाए ये जो है बिल्डिंग बहुत शानदार बनी, इसमें 2 राय नहीं है, बहुत अच्छी बनी है। पर ये ट्रायंगुलर शेप और वहां के जो सड़क है वो 3 इस तरह सड़क आ रही है कि वो ट्रायंगुलर बिल्डिंग ही बन सकती थी, ठीक है ना जी। एक मिनट। और अच्छा एक और बात, एक चीज आपको एक और लगात बता दूं कि इस बिल्डिंग को लेकर बहुत से लोगों ने यह भी बात कही कि एक मान्यता है कि जो प्रेजेंटेशन के बाद एक चीज और भी क्लियर होती है इसके अंदर कि जो एक जन सामान्य एक धारणा फैली हुई है कि पुरानी संसद का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। और अच्छा। इसी प्रकार कहते हैं कि नई संसद का डिजाइन जो खजुराहो के पास विदिशा अशोक नगर रोड पर स्थित विजय मंडल, जिसे विजय मंदिर कहा जाता है, उससे प्रेरित है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या कि ये पुरानी संसद की आकृति और इस नई संसद की आकृति उससे मिलती जुलती एक आकृति मंदिर की मिल गई, तो उन्होंने बोला साहब इससे प्रेरित है। देखिए अंग्रेजों ने ना तो मंदिर देखा, उन्होंने अपने हिसाब से आकृति बनाई, और इनकी जो आकृति उससे मेल बिल्कुल नहीं खाती है। ये सब बातें। दूसरा, अभी संसद में जब पहली बार शुरू हुआ था तब आया था कि ये सोमालिया के पुरानी संसद की नकल है, वो भी गलत बात है। कोई पुरानी संसद की नकल सोमालिया के संसद की नहीं है। वो बिल्डिंग बड़ी साधारण से त्रिकोणाकार बिल्डिंग है। ये शानदार इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, इसका कोई मैच ही नहीं है कहीं तक। अपनी जो संसद बनी है इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत सुंदर, भव्य, इसको कोई दो राय नहीं, पर बनी गलत है। इनको चाहिए था हिंदुस्तान का एक साइंस है वास्तु, उसकी पालना करते। उसके अंदर एक ही है कि आयताकार या आयताकार जिसके 4 कोने बराबर, ऐसी बिल्डिंग सबसे श्रेष्ठ होती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, ठीक है कि नहीं। इनको चाहिए था कि एक आयताकार बिल्डिंग बनाते, उसको अंदर से जितना डिजाइन करना कर देते, अच्छा होता। अब त्रिकोणाकार जब बिल्डिंग बनती है, दुनिया में कोई भी त्रिकोणाकार बिल्डिंग होगी, उसमें रहने वाले वो दूसरों से तो बाद में उनको अपने लोगों से निपटने उनकी शक्ति लग जाती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है उनको। उनका बहुत अंदर अपने वालों से बहुत विरोध होता रहता है। उनको अपने वालों से निपटने में उनकी शक्ति, एनर्जी वेस्ट होती रहती है। ये त्रिकोण आकृति का एक बेसिक है।
अब सवाल आता है कि त्रिकोणाकृति में कौन सी दिशा से कौन सा हिस्सा बढ़ गया, वो उसकी डिटेलिंग पर जाने वाली बात है, ठीक है ना। अब उसमें आप आएंगे तो वो जो है, अब ये त्रिभुजाकार जो मैंने अपने जो आर्टिकल लिखा है मैं उसका थोड़ा जी पढ़ के सुना देता हूं। जी बिल्कुल। वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिभुजाकार प्लाट पर बने भवन में रहने वाले हमेशा अपने शत्रुओं या विपक्ष भी कह सकते हैं से परेशान रहते हैं। उन्हें शत्रुओं से निपटने में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। देश के संदर्भ में शत्रु देश के अंदर और देश की सीमा पार के भी हो सकते हैं। त्रिकोणाकार के कारण नए संसद भवन की उत्तर दिशा में जहां एक और उत्तर के साथ मिलकर उत्तर वायव्य में बढ़ाव है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा के साथ मिलकर दक्षिण नैऋत्य में बढ़ाव है, जबकि पूर्व पश्चिम दिशा सीधी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि उत्तर के साथ मिलकर वायव्य में बड़ा होता है, ऐसे भवन में रहने वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है, सुख का अभाव, तनाव, संतान नष्ट, यह हम देश के नागरिक कहेंगे, अपमान, मानसिक अशांति, दुख से पीड़ा होती है। इसी प्रकार दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य में बड़ा हो तो वहां रहने वालों को रोगों, प्राण भय, अकाल मृत्यु भय से पीड़ित होते हैं। तो ये इस त्रिकोणाकृति क्या होता है कि भाई दिशा अलग अलग 4 दिशाएं हैं, तो कौन सी दिशा बढ़ाव घटाव हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसका प्रभाव है। जो यहाँ जो बिल्डिंग बनी है तो ये त्रिकोणाकार का ये प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए इनके जो गेट है, ये 6 द्वार है यहाँ पर, जैसे मेरा आर्टिकल है इसके ऊपर। त्रिकोणाकार बने संसद भवन में 6 द्वार बनाए गए हैं। इन द्वारों के नाम है गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुला द्वार और हंसा द्वार। इन सभी द्वारों के नाम पौराणिक प्राणियों के नाम पर रखा गया है। नए संसद भवन में सभी द्वार पर पौराणिक जानवरों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनका बड़ा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। शास्त्रों में सब हमारी संस्कृति और ज्ञान के प्रतीक हैं और ये सुख, शांति, समृद्धि के घोतक भी हैं। भारतीय संस्कृति में इनके महत्व और सौंदर्य की उपस्थिति सकारात्मक गुणों और वास्तुशास्त्र के अध्ययन के आधार पर अविभक्त मूर्तियों के रूप में स्थापित की गई हैं। अब इन्होंने जो 6 द्वार बताया, उन्होंने बताया कि विमल पटेल जी ने कि संसद भवन के प्रवेश द्वार भी 6 द्वार बनाए हैं। मध्य पूर्व का द्वार सांसदों के लिए, मध्य उत्तर का द्वार और मध्य दक्षिण का द्वार पब्लिक के लिए, मध्य पश्चिम का द्वार स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट के रखे गए हैं, वायव्य का द्वार प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए रखे गए हैं तथा अग्नि का द्वार सेरेमोनियल एंट्री के लिए रहेगा। ये 6 द्वार है। अब इसका प्रभाव कैसे होता है? अब जो सांसदों के लिए रखे गए हैं, मतलब गरुड़ द्वार, यह द्वार पूर्वी प्रवेश द्वार है जिसका नाम गरुड़ द्वार रखा है। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, ठीक है ना। तो अब उसके आगे अब ये जो द्वार है इसका उपयोग करने वाले महत्वाकांक्षी होते हैं, तो हर सांसद महत्वाकांक्षी, ठीक है कि नहीं। गज द्वार ये पब्लिक के लिए रखा गया है। ये जो है ये द्वार उत्तर दिशा में है। गज अर्थात हाथी, हाथी ज्ञान, उन्नति, धन, बुद्धि, स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस द्वार का, कि यह द्वार होने पर यहाँ का जो लोग आएंगे, जो मतलब पब्लिक के लिए है, बुद्धिमान, विनोदी स्वभाव के होंगे। अश्व द्वार दक्षिण जो पब्लिक के लिए ये भी है, ये अश्व द्वार मतलब घोड़ा, और ये अश्व धैर्य और शक्ति का, ताकत और गति का प्रतीक है। शास्त्रों में से समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। यहां द्वार होने पर प्रमुख साहस प्रिय, चंचल, गुस्सेल, निडर स्वभाव वाला होता है। तो पब्लिक के लिए द्वार जो निडर स्वभाव वाला भी शब्द आया है, जो बच्चों ने निडरता भी वहां दर्शाई है, ठीक। अब आइए मकर द्वार, ये वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के लिए है। ये पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है ना। इसका जो है कि यहाँ प्रवेश द्वार होने पर यहाँ का जो रहेंगे यहाँ, तो गंभीर स्वभाव वाले, विचारशील, सहनशील होते हैं, हर काम में सावधानी लगाते हैं, उनको ध्यान रखना होता है हमें क्या करना है, ठीक। हंस द्वार ये प्रधानमंत्री के लिए जो द्वार है, प्रवेश द्वार वायव्य कोण का है। ये हंस मां सरस्वती का वाहन है, जो कि शांति विद्या का प्रतीक है। पर ये द्वार की जो जगह है, द्वार का नाम हंस है पर जगह जो है वायव्य कोण, ये दुखदाई, कलहकारी, वेरभाव, मुकदमेबाजी, बदनामी लाने वाला होता है। शार्दुल द्वार, यह द्वार सेरेमोनियल एंट्री के लिए है, ये अग्निकोण में स्थित है। ये जो है एक पौराणिक जीव है, ये जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसका उपयोग करने पर इस द्वार का उपयोग करने पर विचारों में मतभेद और विवाद होता रहता है। अब क्या होगा, इन 6 द्वारों का मिला जुला प्रभाव यहाँ रहने वाले, जो यहाँ आएंगे, जो काम करेंगे, जो उसका उपयोग करेंगे, उस पर मिला जुला प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर।
तो मिला जुला प्रभाव नजर आ ही रहा है यहाँ पर अपने को। और जो त्रिकोणाकार है तो इनको आपसी विरोध का सामना बहुत करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी, ठीक है कि नहीं। तो और विमल पटेल जी अब उसको धर्म की आड़ में आप जो भी चाहें कि उस कह दें कि ये मैंने उसका प्रतीक बनाया है, तो देखिए अब हिंदुस्तान में तो क्या है कि आप कुछ भी बना दीजिएगा, और इतने मंदिर हिंदुस्तान में से हजारों लाखों मंदिर हैं, तो किसी न किसी से कोई ना कोई मंदिर की आकृति मैच कर जाएगी और आप बोलने लगेंगे मैंने ये आकृति इस मंदिर को देख के बनाई है। अच्छा, पर सलूजा जी, ये तो द्वारों की जी। बात हुई, पर स्ट्रक्चरल जो कहते हैं वास्तु, आप मतलब उस थोड़ा डेप्थ में जाके बता सकते हैं कि आपने कहा कि आप वहां गए नहीं है, लेकिन नक्शा देख के समझ में आ जाता है, आपने कहा है ना। नहीं, त्रिकोण आकृति है ना, अंदर भी जो हाँ, अंदर भी जो फिर आकृति है उनकी, तो वो अलग अलग किस्म की आकृति है। जी, एक मिनट बताता हूँ आपको मैं। जी जी, अंदर जो आकृति है, और उससे क्या हमको संसद में क्या मतलब ऐसा होगा जो ठीक नहीं होगा, क्योंकि संसद में जो होता है उसका असर देश पे पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। तो ये जो आकृति है इनकी कि त्रिभुजाकार जो सड़क थी उसके अंदर त्रिभुजाकार निर्माण कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। और इसके अंदर जो दो बिल्डिंग है लोकसभा और राज्यसभा की, ये अर्धवर्ताकार है, और एक षष्ठकोणीय आकार की बिल्डिंग डाइनिंग हॉल की है, और तीनों के मध्य त्रिकोणीय आकार की कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी बनी है। ये जितने भी आकार बने हैं ये आकार सही नहीं बने हैं। होता ये कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट किया जाता है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर जो है बॉक्स जैसे होता था बनाया जाता है, ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो ये गलती तो हुई है यहाँ पर बनावट। अब इतनी डिटेलिंग तो नहीं, पर ये बनावट में होता क्या है कि एक न्यू नजर आ रहा है कि इसमें काफी गलतियां हैं। जो उसकी बनावट है, उसकी जो आकार है, अर्धगोलाकार आकार है, षष्ठाकार है, इस तरीके से उन्होंने बनाया है। तो जो कोने, जो त्रिभुजाकार के 3 कोने के बारे में आपको जानकारी, तो 6 कोने में तिरछापन आ गया, तब वो 6 कोने बने, उसका अलग अलग प्रभाव आएगा। वो बहुत डिटेलिंग में जाने वाली बात है, मैं तो बता सकता हूं। तो वो गलत बनी है सब ये। इससे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमेशा तनाव, विवाद। अच्छा, अब उनसे निपटने के लिए इनकी ताकत, एनर्जी उसमें लगी रहेगी, बजाय देश के लिए ज्यादा ये सोच सकें, देश की तरक्की के लिए सोच सकें कि अपन आराम से मिलकर कुछ तय करके देश के विकास के लिए बातें सोच सकें, उसकी संभावना कम रहेगी। इनकी संभावना ज्यादा रहेगी कि ये एक दूसरे का विरोध करने में और एक दूसरे को दबाने में इनकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा अध्ययन है। सोचना क्या है, वास्तु उसका प्रभाव पड़े, मेरा सोचना नहीं। वास्तुशास्त्र में जो लिखा है उसका ये प्रभाव पड़ेगा, मैं तो ये बता रहा हूं। ये तो आप ये कहना चाहते हैं देश के लिए तो अच्छा नहीं है, देश के लिए तो अच्छा नहीं है। तो ये संसद, ये बिल्डिंग देश के लिए, देश का नेतृत्व करने के लिए बिल्डिंग को अच्छी जगह नहीं बनी है, अच्छा ही नहीं बनी है कि यहां से बैठकर देश के लिए अच्छे निर्णय लिए जा सके। नहीं होगा, देश पीछे ही जाएगा, पीछे ना जाए पर बहुत तरक्की नहीं कर पाए, जैसी होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी। निश्चित प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते भी आ रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, पर ये जो बिल्डिंग की बनावट है ये दिखाती है कि समस्याएं रहेंगी बहुत ज्यादा। बड़ी गंभीर बात कह दी आपने सलूजा साहब। तो ये तो इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, प्रधानमंत्री जी खुद जो है बड़े, कहा जाता है कि बड़े जानकार है, विद्वान है, साधना में काफी आगे निकल चुके, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये इतनी सी बात क्या इन लोगों ने कभी नहीं रखी होगी? बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, तो आपने जैसे कहा, मैं तो अब दर्शकों को ये भी बता दूं कि दर्शकों की सुनना चाहिए कि कुलदीप जी का जो एक्सपर्टीज है उसका उपयोग, वो सब तो मेरे पूरा बायोडाटा में जो मेरे पास था मैंने पढ़ के बता दिया, लेकिन एक और चीज रह गई है। जो लोग शो बिजनेस में हैं, या वो टेलीविजन सीरियल बना रहे हो, या तो कोई रियलिटी शो बना रहे हो, या फिल्म भी क्यों ना बना रहे हो, इनकी एक्सपर्टीज जो है उनको वहां भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग उनको परामर्श करने के लिए बुलाते हैं। वो अलग अलग बहुत सारी जो हिट आप देख चुके हैं सीरियल है, या तो वो चाहे वो OTT पे हो या चैनल्स पे हो या फिल्में हो, उनके सेट का डिजाइनिंग ये करते हैं। तो अगर वो लोग इतना मानते हैं, तो ये विमल पटेल साहब या मोदी साहब ने कभी नहीं सोचा होगा किसी वास्तुशास्त्री को पूछ के बना इस चीज को? क्या आपको लगता है नहीं पूछा किसी? नहीं जी, ऐसा है कि ये लोग बोलते हैं हम वास्तु जानते हैं, वास्तु तो नहीं जानते हैं। देखिए, जैसे एक अच्छा सर्जन, सबने MBBS करा होता है, एक अच्छा सर्जन अच्छा फिजिशियन नहीं हो सकता, अच्छा फिजिशियन एक डेंटिस्ट नहीं हो सकता, एक अच्छा डेंटिस्ट आई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार
एक अच्छा आर्किटेक्ट, वो अच्छा आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग मजबूत बना सकते हैं, पर वो अच्छे वास्तुशास्त्री नहीं है। वो ये नहीं बता सकते कि ये बिल्डिंग बनने और यहाँ जो रहेगा सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एक अलग चीज है। ठीक है ना। और राय लेते नहीं है सब, इनको रहता है हमें तो खूबसूरत बनाना, लोग देख के वाह वाह करें। वो हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छी बिल्डिंग बना दूं और डिजाइनिंग अच्छी करता, लोग वाह वाह करते हैं, उसके अंदर जाकर रहने वालों का जीवन कैसा चल रहा है उसको उसकी चिंता नहीं होती। ठीक है ना। वो बना के चला गया, अब जो रह रहा वो निपटे। जैसे किसी का मकान है, आर्किटेक्ट अच्छा डिजाइन का मकान बना दिया, अब वहां जाके उसके घर में अनहोनी हो गई, अनहैपनिंग हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर में झगड़े हो गए, यानी विवाद चलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स की स्थिति बन गई नए घर में जाने के बाद, तो आर्किटेक्ट को इससे क्या मतलब है? नहीं, पर ऐसा मतलब वास्तु शास्त्रियों का सहयोग लेते हैं ना, परामर्श करते हैं जनरली जो बड़े जितने भी होते हैं। अब तो अहमदाबाद में देख रहे हैं, अहमदाबाद में बहुत सारा ये होता है नहीं कोऑर्डिनेशन करते, होता है। पर कई बार आदमी जब जो सफल होता है उसको फिर वो भगवान को नहीं मानता, वास्तु को क्या मानेगा? एक सफल आदमी जब बहुत ज्यादा सफल हो जाए वो भगवान को नहीं मानता तो आदमी वास्तु को क्या मानेगा? ये बोलता इसलिए मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा। ठीक है ना। वो तो जब तकलीफ आती तब बोलता परमात्मा पता नहीं क्या मंजूर था भाई, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, परमात्मा को क्या मंजूर था। ठीक है ना। जब तक सफल देता तो ये बात करता है कि मैंने ये करा, मैंने फिर ये करा। तो कई बार वास्तु को लोग नहीं मानते, पर वास्तु का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, ये तय बात है। अच्छा, ये पर जो आदमी पुरानी वास्तु जब भी एक और बात भी है, यदि पार्लियामेंट बिल्डिंग वास्तु से नहीं बनी, इसका मतलब हमारे देश का वास्तु है कि इस देश का भविष्य क्या है, उसके आधार पे निर्णय लेने वाली जो जगह है वैसी बनेगी। हमारे देश के वास्तु में भी बहुत कमियां हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है जबकि वो नीचा होना चाहिए, और हमारा साउथ वेस्ट डाउन है। इसलिए हमारे यहाँ साधु हम गुलाम भी रहे, गरीबी रही, आज भी देखा है तो कितने 80 करोड़ गरीब उनको हमें खाद्यान्न देना पड़ रहा है। गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी, ये हमारे आद अनादिकाल से रही है। हम लाख कहें हमारा देश सोने की चिड़िया था, रहा होगा, पर गुलामी भी रही। तो हमारे देश का वास्तु ऐसा है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट ये कोना ऊंचा है, ईशान कोण कटा हुआ है, साउथ वेस्ट डाउन है। ठीक है कि नहीं? तो अब जैसा देश का वास्तु है तो उसी प्रकार हमारी संसद का वास्तु बना। खैर सर, उस समय तो मुझे लगता है कि शायद एक चीज को और भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय ये कोई देश की परिकल्पना नहीं थी, वो एक भारत खंड था। हाँ, खंड था। नहीं देखिए, कल्पना नहीं थी, जो हमारे को मिला, जो हमें मिला, जो हमारे भाग्य में था। अच्छा, उसका ये रहा कि हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहे, बिल्कुल ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहे। बिल्कुल। तो एक सवाल ये बनता है सरोजा साहब कि जो पुरानी संसद थी वो तो आपने शायद अंदर से भी देखी होगी, तो वो जी संसद का वास्तु कैसा देखी था? तो नहीं, पर ठीक है, मालूम है, आइडिया है। तो वो संसद जो थी वो उसका वास्तु कैसा था? अब तो पुरानी संसद इससे बेहतर था, इससे काफी बेहतर था, इससे काफी बेहतर था। अच्छा, एक और बात है, भारतीय वास्तुशास्त्र में गोलाकृति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर फेंग शुई जो चाइनीज वास्तुशास्त्र फेंग शुई, उसमें गोलाकृति को ठीक माना गया है। तो ओके, अंदर उसके कमरे किसी का उस पर डिपेंड करता है, पर इससे बेटर थी। त्रिभुजाकार से वो ज्यादा अच्छा आकार था। त्रिभुजाकार से उसका आकार काफी तो त्रिभुजाकार में तो क्या होता है कि आपकी पूरी शक्ति अपने वालों से निपटने में लग जाती है। अच्छा। यानी आप दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, उनसे क्या निपटेंगे, पहले अपने वालों से निपट लें, आपकी पूरी एनर्जी उस पर वेस्ट हो गई। अपने वालों के साथ संघर्ष का मतलब क्या निकालेंगे? विपक्ष या तो अपनी ही पार्टी के? विपक्ष या अंदर वाले, अपने वाले भी, अपने विपक्ष भी हो सकता है, विपक्ष भी बाहर, और अपने वाले ने अपनी पार्टी के अंदर भी, ये भी हो सकता है। अरे ये नहीं कि ये जो भी रहेगी सरकार, उसको हमेशा इस संघर्ष में जूझते रहना पड़ेगा। जो सरकार रहेगी, ये सरकार कंटिन्यू करती है तो इनको ये जूझते हुए आगे बढ़ना है। मतलब बोलते ना कि हमेशा ये रहेगा कि इस पर भी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी कि जो इनके लोग हैं या इनसे जुड़े हुए लोग, इनकी पार्टी के लोग हैं वो, या इनके विपक्षी, उन सबसे इनको अलर्ट रहना पड़ेगा। उसमें इनकी शक्ति ज्यादा वेस्ट होगी, बहुत सारी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाएगी, तो देश का हाँ वही वेस्ट हो जाएगी। तो आगे की क्या सोचेंगे, उसमें ध्यान कब जा पाएगा?
बहुत बड़ी जानकारी दी आपने, बहुत एकदम स्पष्ट रूप से दी आपने सलूजा जी। अंत में कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट है उस पर बात करते रहेंगे, आपके साथ हमारा जी हाँ, जुड़ाव चालू जी हाँ, रहेगा। जी हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, जी बिल्कुल। और मैं एक आखिरी मैं समअप अगर मैं आपसे एक समिंग अप मानूं 2-3 या 4-5 सेंटेंस में कि नए संसद भवन का इस देश पर प्रभाव क्या होगा अगर यही संसद का काम चलता रहा तो? मैं ये कहूंगा कि कार्रवाई तो चलती रहेगी पर विघ्न के साथ चलेगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, अपनी पार्टी वालों के साथ भी बाहर से ना दिखे पर अंदर आपस में कलह चलती रहेगी, पार्टी के अंदर वालों में भी और बाहर विपक्षी पार्टियों के साथ भी यही चलता रहेगा। इसके साथ ये सब होते यानी पहले भी होता था ऐसा, पर परसेंटेज का ये बहुत हाई हो गया है, विवाद का सब चीजों परसेंटेज बहुत हाई हो गया समझिए। अब उसके साथ ये संसद चलेगी। और पहले देश पर क्या 10-20% था, अब ये 60-70% पे आ गई। ये स्थितियां इतनी ज्यादा हो गई। अब उसके साथ देश के अब इसके साथ साथ अब देश के लिए हित के लिए निर्णय लिए जाएंगे, वो अलग बात है, पर इतनी मुश्किलों के साथ। तो उतना कहते हैं ना कि एनर्जी यही वेस्ट होगी ना, एनर्जी यही वेस्ट होगी ज्यादा। एनर्जी वेस्ट होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देश के हित के जो निर्णय लेने होते होंगे, जो लेने की जो जितने अच्छे तरीके से लेना चाहिए वो नहीं ले पाएंगे मजबूरी के तहत। तो मतलब कि देश के लिए फायदेमंद नहीं है, देश की जनता के लिए भी फायदेमंद नहीं है। हाँ, ये बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला आज संसद के वास्तु पर चर्चा की। दर्शकों को बता दें हम और अलग अलग मुद्दों पर जो है सलूजा जी से बातचीत करते रहेंगे। वास्तु अपने आप में बहुत अद्भुत एक शास्त्र है और उसका उपयोग जो है अगर सही से हो सकता है, अगर कर पाए या तो करने का भाग्य हो, जैसे कहा हाँ, भाग्य हो तो वो आपको बड़ा बड़ा मदद रूप हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देश का भाग्य और देश की वास्तु की बात भी कही, तो कहा कि ये भाग्य के कारण ही ऐसी संसद मिली है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, परम तत्व से प्रार्थना करते हैं कि जो अभी लग रहा है उतना शायद अगर उसमें कोई कमी हो तो बेहतर ही है में, तो देश के लिए अच्छा होगा। वैसे तकलीफें बहुत सारी चल रही है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपसे मुलाकात करते रहेंगे। जी नमस्कार। तो दोस्तों, कुलदीप सलूजा जी बहुत नामी, बहुत ही सुविख्यात वास्तुशास्त्री देश के और दुनिया के, वो आज आप हमारे मेहमान थे। आपके साथ हमने उनके साथ मिलकर आपको एक वास्तु क्या है उसका एक बेसिक परिचय देने की कोशिश की है और संसद नई जो बनी है उसमें क्या क्षतियां हैं और क्षतियों का खामियाजा जो है वो हम लोगों को, देश की जनता को क्या भुगतना पड़ सकता है, इस पर भी हमने रोशनी डालने की एक विनम्र कोशिश की है। तो आपके ऊपर है, अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस कार्यक्रम को देखकर। जो भी हो आप हमको लिख के जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसकी लिंक जो है उसको शेयर कीजिए हो सके उतना, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।